अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो दी हुई है, ये अच्छी कैलकुलेशन थी और अभी 2021 के सवाल में भी इसकी एक और वैरायटी बड़ी और मज़ेदार टेस्ट हुई थी। इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का ही एक पॉइंट है समझाने वाला, उसके अलावा भी मसले हों तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक मसला स्टूडेंट्स को ये हो सकता है कि ये तो बताया नहीं कि FIFO है कि वेटेड एवरेज है ना, तो इसलिए नहीं बताया कि भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होना था तो बताना था FIFO है कि वेटेड एवरेज है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब मैंने पढ़ाया था तब मैं FIFO और वेटेड एवरेज लाया था, तो इस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये बताने की भी ज़रूरत नहीं रही कि वेटेड एवरेज है या FIFO है। और EP में जो आउटपुट कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो यही हैं, यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी, क्योंकि इस वक्त जो सवाल है वो डिपार्टमेंट बी का है। और क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे तो उसमें इनपुट क्या है, ये जो ट्रांसफ़र फ्रॉम ए है ये इनपुट है और जो ट्रांसफ़र टू सी है ये आउटपुट है। और नॉर्मल लॉस क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी लॉस बी में हुआ वो नॉर्मल ही है, इसलिए बैलेंसिंग करके निकला है। वरना नॉर्मल लॉस की अगर कोई कैलकुलेशन होती तो फिर बैलेंस करके शायद अब नॉर्मल गेन या लॉस आता, लेकिन इसमें जो भी लॉस है वो नॉर्मल है तो वो फिर बैलेंस करके निकल आया। ये क्वांटिटी स्केड्यूल में बताने वाली बातें हैं। आपने मज़ीद क्वांटिटी स्केड्यूल का कुछ पूछना है तो पूछें। होमवर्क किया है और क्वांटिटी स्केड्यूल में और कोई एतराज़ परेशानी है तो पूछें। नहीं किया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस समझा रहा हूं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स कितने हैं? 10,500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं? इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन तोड़ के बताई हुई है कि इनमें से 50% ऐसे हैं जो 40% कंप्लीट हैं, 20% ऐसे हैं जो 30% कंप्लीट हैं और 30% ऐसे हैं जो 24.5% कंप्लीट हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स होते कौन से हैं? जो पूरा महीना पढ़े ही रहे और पढ़े ही रहे और पढ़े ही रह गए, जो अभी अभी महीने के एंड से कुछ देर पहले मशीन में आए थे, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं। अब इस सवाल के अंदर जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, वो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास 3 मशीनें हैं। हमारे पास 3 मशीनें हैं। जैसे अगर एक बिजनेस है और चलो कढ़ाई गोश्त बनाता है, अब उस होटल में जब कढ़ाई गोश्त बन रहा है तो वो एक ही कढ़ाई नहीं, उनके पास एक ही वक्त पे चूल्हे पे को 8-10 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। और वो जो 8-10 कढ़ाइयों में गोश्त है वो ज़रूरी नहीं कि सब एक ही साथ पकना शुरू हुआ था। वो एक में थोड़ी देर होगी पकते हुए, दूसरा अभी पकना शुरू किया है। तो हर कढ़ाई में पड़े हुए गोश्त की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो सकती है। तो इसी तरह से इस 10,500 को 3 मशीनों में रखा हुआ है। इनमें से आधे नहीं कितने हैं? 5 to, इनमें से 20% और इनमें से 30%।
ये किसी और मशीन में पड़े हैं और उस मशीन में काम अभी हुआ है 40%। ये किसी और मशीन में पड़े हैं और उसमें काम हुआ है 30%, और ये किसी और मशीन में। ये मतलब है इस बात का। तो अब हमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो कन्वर्जन लिखनी पड़ेगी वो ये 3 अलग अलग लाइनों में लिखनी पड़ेगी। ये फ़र्क पड़ेगा कि कन्वर्जन 3 अलग अलग लाइनों में आएगी। ये एक पॉइंट था इसमें। बाकी आपने बताइए, कुछ पूछना है तो। हाँ, एक और चीज़ कल वाला ही डाटा दिखा रहा हूँ आपको। मैंने कल जब ये आपको सारी मिसाल समझाई थी तो प्रोसेस 1 से कितने यहाँ इन किए थे, मैंने कल यहाँ बोर्ड पे लिखा था 25,000 किलो, और इनकी कॉस्ट थी 2,50,000। ये इस प्रोसेस के हिसाब से इनपुट हैं, प्रोसेस 1 के आउटपुट थे। अब अगर प्रोसेस 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आउटपुट थे 25,000 किलो, टोटल 2.5 लाख रुपए वाले। ये 2.5 लाख कैसे बना होगा? प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाई होगी, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकली होगी ये वो है। अगर एफको मेथड था तो फिर 25,000 को ऐसे करके निकाला गया था, और अगर फाइफो मेथड था तो 3-4 फिगर्स का टोटल करके 2.5 लाख आया था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी, कन्वर्जन, स्टार्टेड कंप्लीटेड, जो भी था वो 2.5 लाख बना था। वो 2.5 लाख बना था। अगर एफको है तो एक ही लाइन से 2.5 लाख बन गया था, और अगर फाइफो था तो इन लाइन से ऐड करके 2.5 लाख बना था। 2.5 लाख टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स थी। अब आपको सवाल वाला 2.5 लाख बताने की बजाय ये कह रहा है कि ₹10 पर केजी, यानी 25,000 किलो टोटल 2.5 लाख के, तो पर किलो कितना बना? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 10। तो अब आपको 2.5 लाख बताने की बजाय वो आपको ₹10 पर केजी कह रहा है। तो 2.5 लाख तक कैसे पहुंचे? ये है जो वहां पर 1.8 पर यूनिट लिखा हुआ। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बन जाएगी। असल में वो टोटल की शक्ल में ही निकली हुई चीज है, लेकिन बस बताते हुए आपको टोटल कहने की बजाय इस शक्ल में बता दिया। ये इस सवाल में 1.8 पर लीटर है, वो ये चीज है। मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन बन जाएगी। जिन्होंने भी किया है इस सवाल में और कुछ पूछना है तो बताइए। इस सवाल में मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट इसमें शामिल है ना, लेकिन डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट क्यों नहीं दी? क्यों नहीं ली? ये डिपार्टमेंट बी की है। जब कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ बी की कॉस्ट है ना भाई। कॉस्ट पर यूनिट में डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो 1.8 है इसका पूछ रहे हैं? यस सर। पूछें दोबारा। जो कॉस्ट है ये सिर्फ बी की नहीं है, ये इसमें ए की ली है कॉस्ट, डिपार्टमेंट ए। 1.8 तो डिपार्टमेंट ए से ही आने वाली है ना। जो डिपार्टमेंट ए से यूनिट्स आए हैं वो कितने रुपए के कॉस्ट किए थे? वो 1.8 है। अब डिपार्टमेंट बी में आ गए हैं, अब डिपार्टमेंट बी में अलग कैलकुलेशन चलनी है, डिपार्टमेंट बी में अलग खर्चा आना है, डिपार्टमेंट बी में अलग से एफओएच लेबर लगने हैं। तो इसमें एतराज क्या है?
हाँ जी, इतराज़ बताना यार। नहीं सही नहीं है, कुछ तो पूछ रहे हो। हाँ, आप सॉल्यूशन में पूछ रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट। कन्वर्जन पे आया, ये एक सवाल पूछा एक स्टूडेंट ने, बाकी लोग भी सुने। मुझे उम्मीद है कि और भी किसी को शायद ये मसला होगा, शर्बो नहीं पूछ रहा। प्रोसेस 2 में ट्रांसफर इन 25,000 किलो हुए, इतने टोटल रुपए वाले। ये फिगर कैसे बनी? ये पिछले प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स थी। इतनी कॉस्ट लेके अब यहां पर ये हो गई इनपुट। प्रोसेस 2 में मजीद 85,000 रुपये खर्च हुआ। अब हम प्रोसेस 2 का सवाल कर रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में अगर ये प्रोसेस 1 होता तो हम दो कॉलम क्या बनाते? मटेरियल कन्वर्जन, मटेरियल और कन्वर्जन, जिसमें हम मटेरियल में लिखते करंट पीरियड में 250 और कन्वर्जन में 85, ऐसे करते। ये 2.5 लाख क्या है? 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट की चीज़ें इसमें इन हुई और इस प्रोसेस में 85,000 कन्वर्जन पे और खर्चा आया। जब प्रोसेस 1 का सवाल करते होते थे अब तक, तो ये इनपुट होने वाली चीज़ क्या थी? रॉ मटेरियल। और ये अमाउंट क्या थी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसलिए हम यहां पर मटेरियल लिखते थे। अब प्रोसेस 2 के सवाल में ये क्या चीज़ है? ये प्रोसेस 1 से आने वाली कुछ चीज़ें हैं। अमाउंट क्या है? प्रोसेस 1 से आने वाली कॉस्ट है। तो मैंने आपको कहा कि मटेरियल के वर्ड की जगह प्रोसेस 1 कॉस्ट लिख दें। तो ये वो है जो डिपार्टमेंट ए लिखा हुआ है, वो डिपार्टमेंट ए कॉस्ट है। जो मैंने आपको P1 कॉस्ट कल कहा था, डिपार्टमेंट ए कॉस्ट है। बस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के वर्ड की जगह प्रोसेस 1 कॉस्ट आ गया। ये वो है जो कॉस्ट पर यूनिट के सॉल्यूशन में डिपार्टमेंट ए लिखा हुआ। वर्ड मटेरियल की जगह मैंने वो डिपार्टमेंट ए कर दिया। ठीक है। अच्छा, सवाल तो मैंने दोहराया नहीं ऑनलाइन वालों के लिए। सवाल ये था कि जब ऑटम 11 के सॉल्यूशन में मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है, तो कन्वर्जन का एक कॉलम लिखा है और एक मैंने डिपार्टमेंट ए का कॉलम लिखा हुआ है। तो सवाल ये था कि डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट यहाँ क्यों लिखी? हम तो डिपार्टमेंट बी सॉल्व कर रहे हैं। तो वो मैंने बताया कि ये मटेरियल कॉस्ट का वर्ड आना था, उसकी जगह पर P1 कॉस्ट कर दिया बस। क्यों कर दिया? क्योंकि पहले प्रोसेस के सवाल में इनपुट डायरेक्ट मटेरियल हुआ करता है, जबकि प्रोसेस 2 वाले सवाल में इनपुट प्रोसेस 1 से आने वाली चीजें हों। तो बस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के वर्ड की जगह P1 कॉस्ट का वर्ड आ गया। ऑटम 11 डन। प्रोसेस 2 के केस 2 पे चलते हैं और ये मुश्किल काम होने लगा मजीद।
प्रोसेस 2 में एक और तरह का मटेरियल ऐड होने लगा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि प्रोसेस 1 एक नए तरह का मटेरियल ऐड होगा तो कॉस्ट भी इनकर होगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि केमिकल ए के 20,000 kg या लीटर प्रोसेस 1 में इन हुए थे। फिर प्रोसेस 2 में ये केमिकल ए रिफाइन होके, मैंने लिखा है एडिशनल मटेरियल यानी एक और टाइप ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी इज एडेड इन प्रोसेस 2। क्वांटिटी लिखा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी यूनिट्स को ही कहते हैं। क्वांटिटी, मैं ये पूरी डायग्राम बना लूँ ना फिर पूछिएगा। प्रोसेस 1 में केमिकल ए रिफाइन हुआ, इसमें जो भी इम्प्योरिटी थी उनको अलग किया, तो अब वो रिफाइन होने के बाद साफ सुथरा केमिकल ए के 12,000 kg इस प्रोसेस में आए। फिर इस प्रोसेस में इसमें केमिकल बी एक अलग तरह का मटेरियल हो गया कि 18,000 kg ऐड हुए, और फिर ये यहां से गए प्रोसेस 3 में। अच्छा, अब प्रोसेस 3 के अंदर मैं भी लॉसेस फिलहाल इस प्रोसेस 2 से इग्नोर करके बात समझाना चाह रहा हूं। अब प्रोसेस 3 में जो चीज इन हो रही है वो केमिकल ए है कि बी है? अब उन दोनों का कंपाउंड बन चुका हुआ है, तो अब इसमें एक मिक्सचर टाइप चीज चली गई हुई है, जिसको ए एंड बी कहना भी ठीक नहीं है, एक मिक्सचर केमिकल चला गया हुआ है, कंपाउंड कह लें 30,000 kg। ये यहां से निकल के इधर गए हैं और फिर यहां से इनका एक फाइनल प्रोडक्ट 30,000 kg बना। दो आउटपुट नहीं, आउटपुट तो एक है, ये इनपुट है। ये आउटपुट है। बल्कि मैं इसको प्रोसेस 2 तक ही रोक देता हूँ, फिर प्रोसेस 3 पे नजरें पड़ेंगी, अच्छी बात नहीं। प्रोसेस 2 बस है, काट दें, फाड़ दें पेज। तो प्रोसेस 2 में एक और तरह का मटेरियल ऐड हुआ जिससे यूनिट्स बढ़ गए। ये मुराद है मेरी केस 2 से। ये एग्जाम्पल ही है ना, केमिकल ए केमिकल बी एग्जाम्पल ही है, और क्या है। चलें खाने वाली चीज की मिसाल लेते हैं। खाने वाली चीज की मिसाल लेते हैं। एक और मिसाल, बस चले आगे। वहां तक नोट करें, एक और मिसाल बताता हूं। अब इस एक और मिसाल में ना मैं वैल्यूज भी ले आऊंगा और फिर वो पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा।
एडिशनल मटेरियल यानी एक और तरह का मटेरियल ऐड हुआ है, और प्रोसेस 2 के अब 2 इनपुट हो गए ना, इसके 2 इनपुट हो गए, ट्रांसफ़र इन है और एक न्यू मटेरियल भी है, तो उससे फिर क्वांटिटी में भी इजाफा हो रहा है। ये केस 2 है जी। अरे अभी तो शुरू किया है, अभी अभी शुरू किया है, लॉस वॉस सब आएगा इसमें, अभी शुरू किया मैंने। अच्छा, एक शदीद किस्म की नसीहत की ज़रूरत लग रही है यार मुझे। मेरी एक बात, ये जो क्लास, नहीं लंबी बात नहीं है, अब मुंह बंद करें तो ज़्यादा बेहतर है, रजिस्टर खुले रहें। जब आप क्लास का हिस्सा हैं, आप ज़्यादा लोग होंगे तो इस तरह के ग्रुप्स ज़्यादा होंगे। ये ना बहुत कॉमन है कि क्लास में बैठे हुए लोग दोस्तों के ग्रुप्स में बैठे होंगे, ये बात बहुत कॉमन है। कुछ जो है 2-2 3-3 के दोस्त होंगे, कोई 5-6 किस्म के होंगे। अकेले किस्म के लोग क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, हर कोई कम से कम को 2-2 दोस्त तो होते ही हैं, और यही वजह होती है कि वो क्लास में अपने बैठने की एक जगह फ़िक्स कर ही लेते हैं। मुझे क्लास के पहले हफ्ते के अंदर जो शक्लें जिस जगह नज़र आ रही हैं उनकी लोकेशन अब वहीं है, अब वो वहीं है, लोकेशन उनकी पूरे सेशन तक वहीं रहेगी। एक नफसियाती बात है, एक स्टूडेंट सेट हो जाता है किसी जगह पर, फिर वो वहीं बैठता रहता है। अच्छा, वो जो दोस्त चार बैठे होते हैं उनमें ये भी बहुत नेचुरल बात है कि वो आपस में हंसी मजाक भी करेंगे। क्लास मतलब सारे लोग इतने संजीदा थोड़ी है कि पढ़ाई करेंगे ध्यान से, हंसी मजाक भी बीच में करेंगे, ठीक है, नेचुरल बात है बिल्कुल। इसमें ना मैं इसमें आपको कोई रोकने की कोशिश करूँगा, और ये नॉर्मल चलता है, होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आपकी एज का हिस्सा है, आपकी स्टूडेंट होने का एक हिस्सा है। लेकिन आपकी वो एक्टिविटीज़ जिससे बाकियों को नुकसान पहुंचे, ये मेरा ज़रूर फ़र्ज़ है आपको समझाना। जब आप लोगों के मजाक की जो है ना वो वॉइस लाउड होने शुरू हो जाएगी, तो आपके बेंच के आगे पीछे बैठे हुए जो बेंच के लोग हैं वो अफेक्ट होंगे। अच्छा, उनमें वो लोग भी हो सकते हैं जो बड़ी सीरियसली यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझने में मुश्किल होती है। अच्छा, और पीछे चले जाएं तो पता नहीं वो किस तरह से यहाँ पहुँचे हैं, कितनी फ़ीस दे के, किस तरह से मुश्किलें करके। आप लोग हंसी मजाक दोस्ती यारी चलेगी, ये क्लास की नॉर्मल चीज़ है, मैं इसको नहीं रोक सकता, मैं रोक ही नहीं सकता इसको। मैं इसको रोकूंगा तो एक बिल्कुल अननेचुरल काम हो रहा होगा। मैं आपको सिर्फ 1-2 नसीहतें कर रहा हूँ कि ताकि शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। आप जब बहुत ऊंची आवाज़ में सब हंसी मजाक कर रहे होंगे और मुसलसल करते ही चले जाएंगे हर चीज़, क्योंकि देखें क्लास के अंदर कभी मैं भी मजाक कर रहा हूँगा, कोई 2-4 कोई मजाक स्टूडेंट कर देता है तो सारी क्लास हंस पड़ती है, अच्छी बात है, बहुत है। लेकिन जब कोई ऐसा ग्रुप जो आपस में मुसलसल मजाक करते ही चले जाएं और उनकी आवाज़ ऐसी ऊंची होती चली जाए कि उनके अगले पिछले बेंच अफेक्ट हो रहे हों, तो फिर अब बात नुकसान पहुँचाने पर आ गई। और इसमें भी ये बार बार यस मत कहो, और इसमें भी वो जब ग्रुप इस बात का आदी हो जाता है, देखें मैं इतना ही पैदा नहीं हुआ, आपकी उम्र से गुजर के आया, और ये आपकी इस वक्त एज है ना, इस वक्त आपकी दिमागों के अंदर क्या चल रहा होता है जनरली इस उम्र से गुजरे हुए सबको पता होता है। आपकी हंसी किस तरह की हंसी है तो वो किस बात की हंसी है, और किस तरह की हंसी किस बात की है। अच्छी बात की हंसी और होती है, गंदी बात की हंसी और होती है। फिर इसके अलावा किस बात पे किस तरह का लफ्ज़ बोला गया था एक दूसरे को जुगत लगाने के लिए, क्या वो डबल मीनिंग था, क्या वो बिल्कुल क्लियर वर्ड था, ये बातें मुझे कानों में आवाज़ें भी सारी पड़ रही होती हैं और मुझे सारा समझ भी आ रहा होता है। आप ही की एज से गुजर के जो भी, देखें आपके बाप को आपकी माँ को सब पता होता है, क्यों? क्योंकि वो आपकी एज से गुजर के आए हुए हैं, और इंसान की बुनियादी चीज़ें नहीं चेंज होती। आपकी एज की जो इस वक्त बेसिक चीज़ें हैं ना, वो आपके वालिदैन उस एज से गुजर के आए हैं, आपके टीचर उस एज से गुजर के आए हैं। तो आपके कौन से मजाक डुअल मीनिंग है विद इंटेंशन ऑफ गंदा मजाक, और आपके कौन से मजाक हैं जो साफ मजाक हैं, ये सब टीचर को सारी आवाज़ें भी आ रही होती हैं और टीचर तक बात भी पहुंच रही होती है। लेकिन जब इन चीज़ों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं
ये मैं ज़रूरी नहीं कि आप में से किसी को पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पास्ट में ऐसा देखा है कि इस तरह के भी लड़के होते हैं क्लास के अंदर जो जान के गंदे मजाक ऊंची आवाज़ में करते हैं। उनके अंदर की गलाजत है, वो चाहते हैं कि गंदे मजाक आगे लड़कियों तक पहुँचें। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। वो जान के करते हैं, और जब वो गंदे मजाक आगे इधर उधर फैलेंगे तो वो सिर्फ अपनी गलाजत ही फैला रहे होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे। यानी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं फैमिली के साथ था, उधर वहाँ पतराटा गया हुआ था। अच्छा, वहाँ पर अगर कोई गया हो तो चेयर लिफ्ट का अगर इत्तेफाक हुआ हो तो वो 2 वे है। अब जब मैं फैमिली के साथ हूँ तो उधर से आते हुए ना 2 लड़के बैठे हुए थे। अब जब वो देख रहे हैं कि एक फैमिली करीब आई है, उन्होंने ना जान की ऊंची आवाज़ में वो जो अलमशहूर गाली है ना, वो गाली निकाली उन्होंने, अलमशहूर। ऐसी बस आपस में एक दूसरे को मज़ा करने के लिए, देखो गंदी बातें दूसरों तक पहुँचाएं तो कैसा महसूस होता है। अब उससे उसको क्या हासिल हो गया? मुझे एम्बेरसमेंट हुई मेरी फैमिली के सामने। जब गंदी माँ बहन की गाली सबको सामने निकलेगी तो एम्बेरसमेंट की बात है, क्योंकि है तो गलीज लफ्ज़, लेकिन चूंकि उन लड़कों के अंदर की एक गलाजत थी कि हम बस गंदगी फैलाएं। तो इस तरह के ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये गलाजत मौजूद होती है कि वो बस गंदगी किसी तरह फैलाएं। ज़रा उनको तस्कीन मिलती है कि वो गंदे मजाक करें। वैसे तो आपकी एज के अंदर अगर आपके मजाकों में से गंद निकाल दिया जाए तो आप सारे खामोश हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही मुझे आप लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो आप आवाज़ें निकाल रहे होते हैं ना, आप लोग जो बातें कर रहे होते हैं, मुझे आपके सब अल्फाज़ें आ रही होती हैं। जो आपके अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज से जो दूसरे हंसते हैं, मुझे उस हंसी का मतलब भी समझ आ रहा होता है। तो इसलिए आप जो वो मैं बात पता नहीं कहाँ से शुरू की थी। वो ग्रुप्स जो हंसी मजाक में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरे लेक्चर में हंसी मजाक चलता रहे, और वो हंसी मजाक कंट्रोल भी ना कर पाएँ कि कब गंदा होता जा रहा है, और वो ये भी ना कंट्रोल कर पाएँ कि हमारी आवाज़ें कितनी बुलंद हो रही हैं, जो अगले 2-3 बेंचेस तक फैल रही हैं कि नहीं फैल रही। जब तक आपके मजाक सिर्फ आपस के 2-3 दोस्तों तक महदूद रहें, ठीक है, करते रहें। एक अनकंट्रोलेबल है, करते रहें। मैं इसके साथ ही पढ़ा रहा हूँ, आपकी एज ऐसी है, आप हंसे बोले, कोई मसला नहीं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट, मेरे लिए नॉर्मल लॉस है, बल्कि लॉस भी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपकी एज ऐसी है, आपने हंसना बोलना है यार, मतलब जिंदा लोग हैं तो हंसे बोलेंगे ही ना। जब दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो इसीलिए बैठते हैं ना कि जरा हंसते खेलते ही टाइम गुजरेगा। इतने तो रोबोट नहीं बैठे हुए कि बिल्कुल पढ़ाई में मगन है, अपने कैरियर के लिए इतने सीरियस हैं कि पढ़ाई एक एक लफ्ज़ कीमती है। ऐसे बहुत ही कम थीटे होते होंगे, वरना आम तौर पे हंसने बोलने वाले लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ इसलिए क्लास में बैठना चाहते हैं ताकि शुगल चलते चलते क्लास चले। ये बहुत नॉर्मल है, कोई मुझे इससे एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आपके मजाक बेटा लाउड हो जाएंगे और गंदे मजाक लाउड हो जाएंगे, फिर खराबी है। एक तो वो बच्चे जो गंदे मजाक इसलिए ऊंची आवाज़ में करते हैं कि आगे लड़कियों तक पहुँचें, तो फिर बेटा इसको मैं इसमें क्या समझा सकता हूँ, कल का आपकी बहन के साथ भी शायद ऐसे ही हो जाएगा। शायद आपकी बहन तक भी कहीं ना कहीं गंदी बातें पहुँच जाएंगी, गलाजत। इसको थोड़ा लिहाज कर लीजिएगा, किसी की तो बहन है ना, आपकी नहीं है, किसी के तो है भाई, किसी की तो बेटी है। अभी आपकी बेशक कोई बहन ना हो, कल को बेटी तो हो सकती है ना। तो दूसरों का लिहाज करके एक तो इस बात को कंट्रोल कर लिया करें। दूसरा, जो गंदे मजाक ऐसा सच नहीं भी कर रहे, बस वैसे ही मजाक की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ा चुके हैं और आवाज़ भी ऊंची हो चुकी है, तो फिर जो अगले पिछले बेंचेस वाले लोग हैं जो वाकई बड़ी मेहनत से पढ़ने पहुँचे हुए हैं, वो नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बातें बता रहा हूँ। वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो नहीं समझ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अगले पिछले बेंच पे मरासी बैठे हुए और वो अपनी सारी कंसंट्रेशन इस पर लगा चुके हैं कि किस तरह से बस सिर्फ शुगल में क्लास गुजारनी, तो वो बाकियों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप हंसी मजाक करिए, बिल्कुल करिए, ये नॉर्मल है, इसके बगैर नहीं हो सकती क्लास, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक तो गुजारिश ये है कि गंदे मजाक जब आप करते हैं ना, तो इर्द गिर्द सिर्फ गंद ही फैल रहा होता है। देखें, आप नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के किसी जगह बैठे हैं, खाना खाने बैठे हैं या वैसे ही बैठे हुए हैं, अगर घर का पालतू जानवर बिल्ली है, वो वहीं पर आपके आसपास जाके आके पखाना पेशाब सब कर देती है। अब आपके इर्द गिर्द हर जगह गलाजत फैल गई, आप खुद साफ सुथरे नहाए धोए बैठे हैं लेकिन हर जगह पर गंदगी फैल चुकी है, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट तो गंदा ही लग रहा होगा ना। तो जो गंदे मजाक करते हैं ना, आप मजबूर हैं अपनी एज पे, आप अपनी एज के हाथ तो मजबूर हैं। इस एज में गंदे मजाक के अलावा आप कुछ आता ही कुछ नहीं होगा।
लेकिन जब आप ये मजाक निकालेंगे तो उससे गंदगी मजीद बढ़ा रहे होंगे, मजीद बढ़ाते चले जा रहे होंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये तो हमारे मुआशरे के अंदर नॉर्मल होगी ना बात, ये तो हमने नॉर्मल लॉस बढ़ा लिया, वरना ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि इस एज में आप गंदे गलीज ही हों। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि सर ने कहा है होता ये तो हम इसका तो हम सही हैं, नहीं, इस उम्र में इंसान के बच्चे बन सकते हैं आप, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा जनरली ऐसा है कि सब ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए चलो एक्सेप्टेंस लेवल मैंने बढ़ा लिया। लेकिन आपसे सिर्फ दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि जब आप इस तरह के मजाक करें तो उनका आवाज़ जो लेवल है ना वो कम रखा करें, ताकि आपके अगले पिछले बेंचेस वाले लोग तंग ना हो रहे हों। कम अज़ कम जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है वो तो तंग ना होना यार। बाकी वैसे नॉर्मल क्लास में मजाक साथ साथ वो टाइमिंग के हिसाब से होता है, वो ये नहीं हो सकता कि आप ये सोच के बैठे हों कि 10:15 पे एक मजाक करना है, 10:37 पे मजाक करना है। वो तो टॉपिक से रिलेट करेगा, वो तो टाइमिंग के हिसाब से होगा। लेकिन जो इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेंगे कि हमने पूरी क्लास मजाक करके गुजारनी है, और वो भी गंदे मजाक करके गुजारनी है, और वो भी इतनी ऊंची आवाज़ में मजाक करना है कि सब तक आवाज़ें पहुँचे, फिर फेल तो उन्होंने हो ही जाना है, पास तो उन्होंने नहीं होना है, लेकिन बाकी पता नहीं कितनों को फेल करा के वो जाएंगे। तो इस सारी 15-10 मिनट की बात का कंक्लूजन ये है कि अगर कुछ करना भी है आपस में मजाक, तो आवाज़ कम रख लिया करें ताकि अगले पिछले बेंच वाले लोग तंग ना हो। वो हंसने, वो ठीक है, वो पूछो। कुछ कुछ पर्सनैलिटीज ऐसे होती हैं जिनको देखते ही हंसी आती है, या कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो जिनमें इतनी कशिश होती है कि वो जुगतों को अपनी तरफ खींचती हैं। आप पूछा करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, खाने पीने की मिसाल बना लेते हैं। इसमें मैं नॉर्मली यही मिसाल लिया करता हूँ, मुझे उसमें बात करनी आसान लगती है। प्रोसेस 1 में नहीं, मैं फ्लेवर्ड जो है ना मिल्क बना रहा हूँ, उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है करनी, मेरे लिए समझानी आसान हो जाती है। तो प्रोसेस 1 में ऐसा करते हैं कि खालिस दूध ला के उबाल लेते हैं, और अब वो उबला हुआ दूध प्रोसेस 2 में डाल लेते हैं, और इसमें फिर फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। और बाकी कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह हैं वो डाल लेते हैं। तो मैं प्रोसेस 2 पे फोकस कर रहा हूँ इस वक्त। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से उबला हुआ दूध जब यहाँ पहुँचा तो ये है 3000 किलो, किलो कर लें यार, किलो बस दिल कर रहा है किलो। और इस पे जो टोटल कॉस्ट लगी वो लगी 3 लाख रुपए, यानी कितने रुपए किलो कॉस्ट कर रहा है? 100। ये 100 रुपए कॉस्ट कर रहा है, ये दूध 1 किलो 100 कॉस्ट कर रहा है। फिर इस प्रोसेस 2 में इस 3000 किलो दूध के अंदर 1000 किलो ये फ्लेवर्स ऐड किए गए, और ये कॉस्ट कर रहे थे 4 लाख रुपए, यानी इसका क्या रेट है? 400 रुपए किलो। और जो फ्लेवर्ड मिल्क आउट हुआ, अभी फिलहाल लॉसेस के बगैर करते हैं बातें, ताकि मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दूँ। फिर उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लॉसेस सब डालेंगे। पहले अभी बिल्कुल लॉसेस के बगैर, ताकि मैं पॉइंट समझा दूँ जो समझा रहा हूँ। आउटपुट बने कितने? 4000 किलो। और ये जो आउटपुट है ये फ्लेवर्ड मिल्क है। और इसके अलावा इस प्रोसेस में जो कन्वर्जन कॉस्ट आई वो आई 1,60,000 रुपये, ये कन्वर्जन कॉस्ट आई। फ्लेवर्ड मिल्क का 1 किलो कितना कॉस्ट किया?
फ्लेवर्ड मिल्क का 1 kg कितना कॉस्ट किया? सारे खर्चों को 4000 में डिवाइड कर दें, कितना कॉस्ट किया? हाँ भाई 215। कैसे? 3 लाख, 4 लाख, 1,60,000 इन सबको ऐड करके। क्यों? क्योंकि ये सारा खर्चा किस लिए हो रहा है? ये 4000 किलो बनाने के लिए। तो कॉस्ट पर केजी इस आउटपुट के लिए कितनी बन गई? 215। अच्छा, इसको अगर तोड़ना हो कि इस 215 में मिल्क कितना और फ्लेवर्स कितने और कन्वर्जन कितनी, तो $3 लाख डिवाइडेड बाय 4000, 75। अगर फ्लेवर्स देखने हो तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4000, 100। कन्वर्जन देखनी हो तो 160 डिवाइडेड बाय 4000, 40। तो कितना बन गया? 215। ये बात दोबारा सुने, हमने इन सारे खर्चों से, यानी 3 लाख रुपए का दूध वहां से आया। अच्छा, ये 3 लाख कैसे बना होगा? प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन से कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये वो 3 लाख है। प्रोसेस 2 में 3 लाख रुपए का सामान प्रोसेस 1 से इन हुआ, एडिशनल मटेरियल इन हुआ, कन्वर्जन कॉस्ट आई और इस सब से 4000 किलो फ्लेवर्ड मिल्क यानी आउटपुट बन गया। इस फ्लेवर्ड मिल्क की पर केजी कॉस्ट अगर टोटल जाननी हो तो 3 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आउटपुट है ही 4000, ना कोई वर्क इन प्रोसेस है ना कोई लॉस है। और अगर मैंने कहा कि इस 215 को तोड़ दें 3 कंपोनेंट्स में तो ये बन जाएगा। यहां पर जो कैलकुलेशन की है, पहले कैलकुलेशन की हद तक देख लें, कोई फिगर अगर किसी को समझ ना आई हो तो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहां तक ओके? अच्छा, अब यहां मेरा सवाल ये है कि फ्लेवर तो 400 रुपए किलो होता था, तो ये तो 100 आ गया, और दूध था कितना? 100 रुपए किलो ना, तो ये 75 कैसे हो गया? है? अच्छा, कन्वर्जन आ गई। कन्वर्जन तो रीजन नहीं है। हाँ तो लेकिन था तो वो 400 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, तो मैंने पर किलो ही लिखा है। यहां पर दूध 1 किलो नहीं है, ये फ्लेवर्ड मिल्क का 1 किलो है। फ्लेवर्ड मिल्क के 1 किलो में दूध 1 पाव है, नहीं 3 पाव। जिनको 3 पाव नहीं पता, 750 ग्राम्स, ओके। तो ये जो 100 रुपए किलो था, ये दूध के 1 किलो का रेट था। ये जो 400 रुपए किलो था, ये इन फ्लेवर्स के 1 किलो का रेट 400 रुपए किलो था। जबकि यहां पर जो सामने किलो लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट का 1 किलो है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि प्रोडक्ट के 1 किलो में इतने रुपए का फ्लेवर थे। और जिनको ये पाव वाली बात अगर समझ आ रही है, तो 1 किलो प्रोडक्ट में 3 पाव दूध है और 1 पाव फ्लेवर्स है। वो जो 1 पाव फ्लेवर्स हैं वो होते 400 रुपए किलो थे। 1 पाव कितने का? 100। ये वो 100 है। दूध होता था 100 रुपए किलो, लेकिन इसमें पूरा किलो दूध नहीं है, 3 पाव दूध है, तो वो 100 रुपए किलो में से 3 पाव। तो ये जो इस वक्त यहां पर 100 और 400 लिखा हुआ है, ये इन मटेरियल्स के अपने अपने किलो का रेट लिखा हुआ है। जबकि ये क्या लिखा हुआ है?
प्रोडक्ट के 1 किलो में मिल्क का इतना पोर्शन है, फ्लेवर का इतना पोर्शन है, कन्वर्जन का इतना पोर्शन है। इस फर्क से रिलेटेड बताएं अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि जो मैंने आगे वर्क इन प्रोसेस या लॉसेस सिखाने हैं ना, ये बात समझ आएगी तो आगे लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस समझ आएंगे। ये 75 और वो 100, ये 100 और वो 400, इनका फर्क समझ आ गया? ये 400 फ्लेवर के 1 किलो का रेट है, जबकि यहां पर फ्लेवर के 1 किलो की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट के 1 किलो की बात हो रही है, जिसमें बस इतना सा फ्लेवर है। ये भी एक मिसाल कर लें जरूर नोट। है आउटपुट ना चेंज हो, क्या मतलब? वो मैं केस 3 बनाऊंगा, वो केस 3 वो केस 3। अच्छा, ये नोट करके ये बात लिखिएगा जरूर, जो आपको अभी मैंने कही है कि इस 75 और 100 में फ़र्क है, इस 100 और 400 में फ़र्क है, ये बात लिखिएगा, क्योंकि ख़ासतौर पे जब आगे चल के हम लॉसेस वगैरह करेंगे ना, तो ये बात फिर काम आएगी बहुत। हाँ भाई, नोटेड। अच्छा, थोड़ी सी एक इंट्रोडक्टरी अंग्रेजी लिख रहा हूँ मैं इस केस 2 की।
अब जब कॉस्ट पर यूनिट हम निकाला करेंगे ना, आज तक जो कॉस्ट पर यूनिट पड़ी थी उसके दो कंपोनेंट होते थे। प्रोसेस 1 है तो मटेरियल और कन्वर्जन, और प्रोसेस 2 पढ़ लिया कल तो मटेरियल की जगह P1 कॉस्ट और कन्वर्जन। अब 3 कंपोनेंट्स होंगे, P1 कॉस्ट यानी इस मिसाल की बात करें तो वो जो मिल का रहा है, न्यू मटेरियल ये अब एक नया कंपोनेंट अलग से आ जाएगा, यानी इस मिसाल की बात करें तो फ्लेवर्स और कन्वर्जन। होने तो नहीं चाहिए, सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर है मटेरियल बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो वो उतने कॉलम बनते जाएंगे। तो एक तो बात ये कही है कि कॉस्ट पर यूनिट हम 3 टुकड़ों में निकालेंगे। अच्छा, अगर कॉस्ट पर यूनिट 3 टुकड़ों में निकलनी है तो डिनोमिनेटर भी तीनों अलग अलग होंगे, यानी अब ईपी के 3 कॉलम बन जाएंगे। For this purpose, equivalent production will also be calculated for these 3 components. तो अब EP के अंदर भी यही 3 कॉलम होंगे। हल्का फुल्का तो मजाक कर ही लें। हैं पढ़ाई में होता है, क्या हो गया? थोड़ी सी ज्यादा कर दी मैंने? नहीं यार, जल्दी जल्दी। अच्छा, अब ना मैं अब मैं करने ये लगा हूं कि जिस तरह पहले प्रोसेस 1 पढ़ा रहा था और स्टेप बाय स्टेप चले थे, तो इसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, लेकिन चूंकि अब आपको, हाँ जिस तरह उसमें लेवल बताए थे, इसमें मैं अब स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, लेकिन चूंकि पूरी पिक्चर आपको पता है, वो तो मैंने पूरी पिक्चर तक लाना था। अब पूरी पिक्चर आपको पता है कि ईपी के अंदर क्या क्या आ रहा होता है। अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस या गेन, और अगर FIFO है तो वो कंप्लीटेड 2 में टूट जाता है। अब आपको पूरी पिक्चर है सामने, इसलिए मैं उस पूरी पिक्चर को सामने रखते हुए एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं करने ये लगा हूँ कि ये हो गया न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो मैं ना पहले आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक आइटम बताता जाता हूं। अब वो मैं करूंगा कैसे, ये नोटेड है ना? अब मैं आपको ईपी यानी डिनोमिनेटर की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं और उसमें एक एक आइटम इंट्रोड्यूस कराता जाता हूं।
अब हम इसको डिनोमिनेटर को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। डिनोमिनेटर के ऊपर मैं तफसील से बात कर रहा हूँ, यानी मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। एक एक करके मैं चीज़ें लाता जाता हूँ, जो आसान होगी उसको सवाल के बगैर, और जो मुश्किल होगी उसके बाद फिर सवाल करा दूंगा। अच्छा, ये ना मैं आपको एक ईपी की चूंकि पूरी पिक्चर है अब आपके सामने, तो उसमें मैं एक एक लाइन डालने लगा हूँ। अब चाहे एफको हो चाहे फाइफो हो, कंप्लीटेड यूनिट्स की एक लाइन आती है उसमें। अगर एफको है तो वो कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन होती है, और अगर फाइफो हो तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की एक लाइन आती है। मैंने आपको अब हर लाइन आइटम एक एक करके, यानी मैंने कंप्लीटेड बताया है, क्लोजिंग बताऊंगा, ओपनिंग बताऊंगा, लॉसेस बताऊंगा, सब एक, क्योंकि पूरी पिक्चर है ईपी की आपके सामने, तो मैं एक एक करके करेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। पहले मैंने बताया है कि कंप्लीटेड यूनिट्स या अगर फाइफो है तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन ईपी में किस तरह से लिखनी है। ईपी के जो 3 कॉलम होंगे, इनमें अब किस तरह लिखना है, ये इस तरह से बताने लगा। तो इनमें से हर कंपोनेंट कंप्लीटेड यूनिट्स पे लग चुका है या अभी लगना बाकी है, तो इसके डिनोमिनेटर में कंप्लीटेड यूनिट्स आने चाहिए पूरे कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। कितने कितने? 100% पूरे पूरे। तो मैं अब उसको इस तरह से लिख रहा हूँ, मुझे पहले आप बताएंगे कि ठीक है तो इसी तरह चला लूँगा। ये बात समझ आती है? ये क्या कहा मैंने कि जब ईपी बना रहे होंगे तो इसके सामने वाले यूनिट्स इन तीनों कॉलम में लिखने हैं और पूरे पूरे लिखने हैं। ये ठीक है इस पैटर्न से? बस इसी तरह से मैं आपको बाकी सारी लाइनें बताता जाऊंगा। P1 से स्टार्ट हुआ था, हम सिर्फ P2 का सवाल कर रहे हैं इस वक्त, हम सिर्फ P2 का सवाल कर रहे हैं। अभी से पहले जो अंग्रेजी लिखी थी, मैंने कहा था कि अब 3 कंपोनेंट्स में कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी तो ईपी के भी अब 3 कॉलम बनेंगे। ये प्रोसेस 2 का सवाल है। अरे फाइफो मेथड यार, फाइफो मेथड, फाइफो मेथड में ओपनिंग की लाइन अलग आती है ईपी में, स्टार्टेड कंप्लीटेड की लाइन अलग आती है ना, ये मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर एफको मेथड हुआ तो ईपी के अंदर बस एक लाइन आ रही होगी कंप्लीटेड यूनिट्स की, और अगर फाइफो हुआ तो ओपनिंग की एक अलग लाइन आ रही होगी, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की अलग लाइन है। ये मैं स्टार्ट वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब सवाल करेंगे ना सवाल, फिर देखते हैं इस बात का जवाब। एक बार मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिख दूंगा ना, फिर मैं सवाल करा देता हूँ, फिर पिक्चर सामने आ जाएगी।
अच्छा, मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस समझाने लगा हूँ। ये नोटेड जी। नहीं यार, मैंने स्टार्टेड कंप्लीटेड की बात की है सिर्फ, लेकिन मैंने अभी किसकी बात की है? सिर्फ स्टार्टेड कंप्लीटेड वाली लाइन की। अभी एक बात की, फिर पॉइंट 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा। अभी मैंने सिर्फ इस लाइन की बात बताई, ओपनिंग की बात नहीं बताई। ओपनिंग पे भी बताऊंगा। ये नोटेड? क्लोजिंग समझाने लगा हूँ। अच्छा, अब डाटा तो यही यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिगर्स बदल दूंगा, इसलिए आंसर चेंज हो जाएगा। ये कर लेते हैं 1,25,000, और हुआ ये कि आउटपुट हुआ 3600। हाँ 3600, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 400 किलो, और ये हैं 60% कंप्लीट। अब अगर वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा तो सवाल में ये ज़रूर बताया होगा कि मिल्क तो पिछले प्रोसेस से आया तो प्रोसेस 2 शुरू हुआ। ये ज़रूर बताया होगा कि फ्लेवर्स कब डलेंगे, यानी मिल्क अब अगली मशीन में आया और इस मशीन में भी इसने 3 घंटे रहना है, तो फ्लेवर्स कब डलने हैं। हो सकता है कि ये जो उबला हुआ दूध यहाँ पहुँचता होगा, पहले 1 घंटा वो सिर्फ ठंडा होता होगा, फिर एक ख़ास टेम्परेचर के बाद ये फ्लेवर्स ऐड होते होंगे। तो फिर इसमें क्या हुआ कि फ्लेवर्स कब ऐड हो रहे हैं? जब एक ख़ास टाइम गुजर गया। तो जिस तरह स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है ना, उस तरह फिर एक कॉन्सेप्ट सवाल में बताया होगा कि वो कितनी स्टेज है जिस पे न्यू मटेरियल डाल दिया जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे का है, प्रोसेस 2 का ड्यूरेशन, और दूध ठंडा होने में 1 घंटा लगता है, और फिर फ्लेवर्स डाले जाते हैं, तो इसके लिए कहा जाएगा कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 25% कंप्लीट। मैंने कहा अगर प्रोसेस 2 4 घंटे का है और मशीन में प्रोसेस 1 से उबला हुआ दूध पहुंचेगा, 1 घंटा उसको ठंडा किया जाएगा 4 घंटे में से, उसके बाद फ्लेवर ऐड होंगे, फिर वो 3 घंटे वो आपस में मिक्स होते रहेंगे खास टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके लिए कहा जाएगा ये कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 25% कंप्लीट। या इसी तरह से अगर दूध डालते साथ ही फ्लेवर भी डाल दिए तो न्यू मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर कुछ ऐसा होता कि बिल्कुल एंड पे जाके 4 घंटे तक दूध इसमें रहेगा, फिर एंड पे जाते जाते बस फ्लेवर ऐड होंगे, तो न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस। तो ये न्यू मटेरियल कब ऐड होता है ये जरूर बताया होगा अगर वर्क इन प्रोसेस या लॉसेस आ गए तो मैं इस मिसाल में कह देता हूं कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट। इस जुमले का इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी इस वक्त इनमें न्यू मटेरियल एडेड नहीं है, क्योंकि 70% तक पहुंचना था तो न्यू मटेरियल ऐड होना। और एक सुनहरी असूल बताया था कुछ दिन पहले आपको कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए जो खर्चा न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पे वो खर्चा हुआ है। अब इस मिसाल की मैं ये फिगर्स अमेंड करता हूं। ये जो दूध का खर्चा है ये इन पे आ चुका, इन पे आ चुका, कन्वर्जन का खर्चा इन पे आ चुका पूरा, इन पे ये जैसे पहले सीखा है
ये जैसे पहले ईपी बनाते हैं, ये खर्चा इन पे आ चुका, इन पे नहीं आया, तो और अगर ये 80% कंप्लीट होता तो उसमें ये खर्चा आ गया होता, तो डिनोमिनेटर में मैं 400 यूनिट्स या उनका 80% लिख देता, 400 लिख देता, क्योंकि मटेरियल के बारे में हमारी अजम्पशन ये है कि फौरन ही डल जाता है। अगर 70% कंप्लीट होने पे डल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आस्ता आस्ता डलते डलते 70 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है जब प्रोसेस चलते हुए 70% टाइम गुजर गया होगा तो न्यू मटेरियल फौरन उसमें ऐड हो जाएगा। तो या तो उसमें न्यू मटेरियल ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये इस मिसाल की बात करें तो ये खर्चा इस पे आ चुका, अगर जो अभी सामने लिखा है उसकी बात करूं ये, तो ये न्यू फ्लेवर इसमें ऐड हो चुका, यानी ये कॉस्ट इस पे भी नहीं आई ना, तो इस 4 लाख के डिनोमिनेटर में 400 नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये 80% तक पहुंच चुका होता तो फिर ये खर्चा इस पे लग गया होता, तो उसके डिनोमिनेटर में वो 400 ऐड हो जाते, पूरे या उनका 80% पूरे। तो इस मिसाल को मैं इधर पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। हाँ जी, क्या याद रख लें, P1 के डिनोमिनेटर में ये आने ही आने, क्यों? क्योंकि मिल्क तो ये है ही, कन्वर्जन के कॉलम में आने ही आने, कैसे? जैसे पहले सीखा था, ये भी लिखना, ये बात समझ आ रही कि जैसे पहले किया था। न्यू मटेरियल वाली बात समझ नहीं आई या तीनों ही समझ नहीं आए? ये भी नहीं समझ आया कि सिर्फ न्यू मटेरियल? सारा ही दोबारा सुन ले भाई। पहले डाटा देखें, मैंने डाटा में चेंज ये किया है, सवाल चेंज कर दिया कि 3000 किलो और 1000 किलो, लेकिन अभी भी 400 इन प्रोसेस हैं, तो आउटपुट 3600 किलो हो गए। अब अगर हम इस प्रोसेस 2 का पर यूनिट कॉस्ट वाला काम करें तो 3 कंपोनेंट्स में निकलेगी, डिनोमिनेटर यानी ईपी। तो मैं समझा ईपी रहा हूं लेकिन लिख के इस तरह से बता रहा हूं क्योंकि ईपी की है पिक्चर बन चुकी, बहुत सवाल कर ली हैं। जब मैं इस मिल्क कंपोनेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा, ये जो इसका डिनोमिनेटर होगा मिल्क की कॉस्ट के लिए, वो ये कॉलम होगा ना, ईपी का ये कॉलम का टोटल ही इसके डिनोमिनेटर में आएगा ना, है ना? तो मिल्क की कॉस्ट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में आउटपुट और क्लोजिंग, इनमें से कौन से लिखने और कितने लिखने, ये बात कर रहा हूं। सिनेरियो मुझे बताया था कि जब भी पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में उतने यूनिट्स आएंगे जिन पे वो खर्च हुआ है। अब मैं मिल्क की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं, मिल्क का खर्चा इन पे आ चुका, इन पे, हाँ, क्योंकि प्रोसेस 1 से मिल्क ही तो आया था, तो ये मिल्क है और इसमें भी मिल्क है, तो मिल्क का खर्चा इन दोनों पे है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में दोनों पूरे पूरे आएंगे, ये दोनों पूरे पूरे आ गए। ये मैं पॉइंट 1 में लिख चुका था, ये मैं पॉइंट 2 में बता रहा हूं। कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में जैसे आज तक पढ़ा था, इन पे कन्वर्जन पूरी और इन पे 60%, तो ईपी में कन्वर्जन वाले कॉलम में आउटपुट पूरे 3600 आएगा
और क्लोजिंग ये चीज बन जाएगी, ये मैंने यहां लिख दिया। अब आते हैं इस 4 लाख के डिनोमिनेटर में। अभी इस वक्त जो सामने मिसाल लिखी हुई है इसमें फ्लेवर ऐड हो चुके होंगे, ऐड हुए इसमें नहीं। तो ये 4 लाख का खर्चा अभी सिर्फ किन पे आया है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में भी सिर्फ 3600 आना है। लेकिन अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 80% होता तो फिर जो फ्लेवर ऐड हुए हैं वो इनमें भी एडेड है, इनमें भी एडेड है, तो फिर इसके डिनोमिनेटर में 3600 भी आता, 400 भी आता, या 400 का 80% आता, पूरा 400 आता। तो ईपी बनाते हुए P1 कॉलम में क्लोजिंग के यूनिट्स हम लिखा करेंगे, कन्वर्जन में लिखा करेंगे जैसे पहले होता था, न्यू मटेरियल में भी लिखेंगे वो भी पूरे, लेकिन ओनली इफ, अच्छा 2 बातें बता रहा हूं, आपने दोनों में से जो लिखनी हो आप लिख लीजिएगा। ओनली इफ न्यू मटेरियल हैज बीन एडेड टू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जिनको ये आसान लगे ये लिख लें, या फिर जिनको ये आसान लगे ये लिख लें कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन। पहली बात मैंने ये की थी कि यहां पर ये फिगर यानी इसके यूनिट्स सिर्फ तब आएंगे ओनली इफ न्यू मटेरियल हैज बीन एडेड टू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये अंग्रेजी लिखनी है ये लिख लें, या जिनको ये आसान लगता है वो ये लिख लें। कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन उस स्टेज जिसपे न्यू मटेरियल ऐड होता है ज़्यादा है या बराबर है, तो इसका मतलब न्यू मटेरियल इसमें ऐड हो गया। तो ईपी के इस कॉलम में इसके यूनिट्स 400 लिखेंगे। कल इसका इंशाल्लाह सवाल कराता हूँ, तो फिर सवाल के साथ बेहतरी हो जाएगी। फिर इसका सवाल करके कल मैं फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ये सब भी ले आऊँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बस आज वाले ही पढ़े जाएंगे।